नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। आज दिन भर क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा चुनाव के बारे में, खास कौन कौन सी पार्टी किस प्रकार के बदलाव आज लाने वाली है, ये देखने वाली बात है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग सहमति बन गई है और इसका आधिकारिक ऐलान आज हो सकता है। बता दें, सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान आज होने वाला है। आरजेडी के कार्यालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक आरजेडी बिहार की 40 में से 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा आरजेडी झारखंड की 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। सूत्रों की मान ले तो आरजेडी झारखंड की पलामू और चतरा से चुनाव लड़ेगी और किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, इन बातों का जवाब है बिहार में कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं उनमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और महाराजगंज शामिल हैं। वहीं काराकाट, आरा, नालंदा सीट पर सीपीआई एमएल चुनाव लड़ेगी। वहीं बेगूसराय से सीपीआई और खगड़िया से सीपीआईएम अपना कैंडिडेट उतारने वाली है। तो बता दें कि कांग्रेस के हाथ से पूर्णिया की सीट निकल चुकी है। इस गठबंधन आरजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। पार्टी के हिस्से में न सिर्फ सबसे ज्यादा सीट आई, बल्कि पूर्णिया और बिहार सीट भी कांग्रेस को नहीं दी गई है। जिस पूर्णिया सीट से पप्पू यादव कांग्रेस की ओर से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, वहां पर आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित कर दिया और आरजेडी के हिस्से में ये सीट आई है। तो बता दें, आरजेडी में औरंगाबाद, मधेपुरा, गया, जमुई, नवदा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर और जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अरिया, मुंगेर, सीतामढ़ी और झंझारपुर से चुनाव आरजेडी लड़ने वाली है। इसके अलावा मधुबनी, सिवान, हाजीपुर, वाल्मीकिनगर और पूर्वी चंपारण, सुपौल, शिवहर, वैशाली सीट से भी आरजेडी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया सीट हाथ से निकल जाने के बाद पप्पू यादव के मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। हालांकि मधेपुरा सीट भी आरजेडी के खाते में ही चली गई है। इसके चलते पप्पू के यहां चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। तो ये रही बिहार की बात। यहां पर महागठबंधन में सीटों का आज ऐलान होने वाला है। देखते हैं कि मुख्य रूप से कौन सी सीटें किस खाते में जाने वाली है और इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है और ये महागठबंधन कौन सा रंग लाने वाला है। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत को कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने अब हत्या करार दिया है। बता दें, गुरुवार यानी 28 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है, पूर्व विधायक की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान और नैसर्गिक न्याय को दफन करने देने जैसा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर अफसोसजनक है। अल्लाह उनके समर्थकों और परिवार को सब्र अता करे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और मुख्तार अंसारी के कभी धूर विरोधी रहे अशोक सिंह ने कहा, ये भगवान की सजा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी दुख जताया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सपा के एक्स हैंडल से लिखा गया है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। विनम्र श्रद्धांजलि। बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था, जहां माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार यानी 28 मार्च को यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबर है। और बांदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कौशल ने इस बारे में बताया कि मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से अंसारी की मौत हुई है। वैसे इससे पहले दिन में मुख्तार अंसारी को तबीयत खराब होने के चलते फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि बेहोश होने के बाद उन्हें बेहोशी की हालत में ही अस्पताल ले जाया गया। जेल के बैरक में तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची थी, जहां पूर्व विधायक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। मेडिकल कॉलेज से जारी बुलेटिन के मुताबिक विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी को जेल कर्मियों की ओर से गुरुवार रात को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में बेहोशी की हालत में लाया गया, जहां पर 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल अंसारी का इलाज करने की कोशिश की, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की देर शाम बांदा में हार्ट अटैक से मौत हुई। वे बांदा जेल में बंद थे और मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक भी रहे हैं। तो अब बता दें, इससे सियासत से जोड़कर कैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को माफिया मुख्तार का गढ़ माना जाता है और पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर उनका सीधा या आंशिक प्रभाव भी माना जाता था। एक समय पर वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली और घोसी में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी और इन जिलों में मुख्तार अंसारी और उसके कुनबे का दबदबा भी माना जाता था। इन सीटों पर हाल ही में एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। सर्वे के मुताबिक मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाली लगभग सभी सीटों पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद है। इसमें गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ की सीट अहम मानी जा रही है। बता दें, पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को इन सीटों पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वाराणसी सीट से पीएम मोदी जीते थे। बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर पीएम मोदी ने जीत हासिल की थी और इस एक तरफा चुनाव में पीएम मोदी ने 4,79,505 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। वहीं पिछले साल चुनाव में बलिया सीट पर बीजेपी के खाते में भी गई थी ये सीट और यहां से बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद चुने गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे को शिकस्त दी थी। बता दें, पिछले चुनाव में गाजीपुर संसदीय सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और उसके कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हार मिली थी। इस सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने 1,19,392 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। जौनपुर और आजमगढ़ में भी बीजेपी को हार मिली थी और 2019 के चुनाव में बीजेपी जौनपुर सीट भी नहीं जीत पाई थी। यहां बीएसपी के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव ने बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को हरा दिया था। इसके अलावा 2019 के संसदीय चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतरे थे। यादव बहुल इस संसदीय सीट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी और भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 2,59,874 मतों के अंतर से मात दी थी। तो 2019 की बात ही हो रही है, तो बता दें घोसी और चंदौली में इसके रिजल्ट्स क्या आए थे। लोकसभा चुनाव 2019 में चंदौली सीट पर बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय चौहान को हरा दिया। वहीं घोसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने बीजेपी के हरि नारायण राजभर को 1,22,568 वोटों से मात दी थी। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी और 4 जून को यह सामने आएगा कि कितना असर उनकी मौत का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ा है। तो अब आ जाते हैं कांग्रेस की स्थिति पर। वर्तमान स्थिति है, कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज की, तो अब आयकर विभाग पार्टी को नई टेंशन दे चुका है। बता दें, आयकर विभाग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में पार्टी से 1,700 करोड़ यानी 1,700 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग का डिमांड नोटिस वर्ष 2017-18 से 20-21 के लिए है। 1,700 करोड़ की राशि में जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। आयकर विभाग के नोटिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017-2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद पार्टी को नोटिस भेज दिया गया है और अब कांग्रेस पार्टी 3 अन्य वर्षों की आय की जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है। यह जांच रविवार तक पूरी हो जाएगी और कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की कार्रवाई गैर जरूरी और लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अब तक के आंकड़ों की बता दें तो 135 करोड़ कांग्रेस से आयकर विभाग वसूल चुका है। बता दें कि पहले ही कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में स्थित बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए आयकर विभाग वसूल चुका है। 2018-19 के लिए कांग्रेस जरूरी शर्त पूरी नहीं कर पाई थी। कोर्ट में आयकर विभाग ने कहा था कि 520 करोड़ रुपए असेसमेंट में शामिल नहीं थे। अलग अलग ठिकानों में छापेमारी से आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साफ होता है कि कैश के जरिए पैसे का लेन देन हुआ।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी इसमें शामिल रहे। आयकर विभाग का कहना है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और एक कंपनी के साथ कांग्रेस पार्टी के लेन देन की बातें सामने आई हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है और नियमों का उल्लंघन होने पर एक राजनीतिक दल को लोगों का समूह मान दिया जाता है और इस समूह को आयकर देना होता है और कैश में हुए लेन देन को भी आय का हिस्सा माना जाता है। तो ये रही कांग्रेस के झटकों की बात। एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से कांग्रेस को राहत मिलती है, नहीं मिलती है। और लोकसभा चुनाव में लगातार उलटफेर, वार पलटवार का दौर जारी है। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।